सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, आधुनिक भारत का इतिहास जो चल रहा है हमारा स्टार्ट हुआ है, उसका सेकंड लेक्चर आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्विकली 1 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ था, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हमने देखा था। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, उसके बाद डच आएंगे भारत में, क्योंकि आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिशर्स, उसके बाद डेनिश, और उसके बाद फिर फाइनली हमारे पास फ्रांसीसी आते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपका 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का यहाँ भारत आना हुआ था। तो अब वो कुल मिलाकर पुर्तगाली फाइनली जाएंगे गोवा से, क्योंकि गोवा उन्हीं के अधीन रहेगा 1961 में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कल रह गया था बताना कि सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन जाएंगे। दोनों ही पुर्तगाली हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं यूरोपियंस का भारत आगमन। ये सीक्वेंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सीक्वेंस में लगाओ, तो इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक लायक चीज़ नहीं है, इसको प्रॉपर वे में सीखना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, पुर्तगाली पहले आएंगे, आज डच आएंगे, फिर कल परसों हमारे पास अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। हमने पुर्तगालियों को फिनिश कर दिया, मतलब हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया था। आज हमारा डच है। होपफुली आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम दिए होंगे, आपने उसको किया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आपको, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, उसका आंसर मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं डच को, और उसके बाद फिर हमारे ये चलेंगे, ठीक है। तो आज के दिन डच को हमने फिनिश करना है, जरा समझते हैं। देखिए, अराइवल ऑफ द डचेस इन इंडिया, भारत में जब डच आए थे तो उसके बारे में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे डच भारत में आए थे। तो इसमें सबसे पहले ये इंसान आपको दिख रहे होंगे। कल आपको वास्को डिगामा दिखे थे, जो भारत में आए थे पुर्तगालियों की तरफ से। आज हमें दिख रहे हैं ये इंसान, और इनका नाम है हाउटमैन। वैसे इनका नाम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मेन अगर आप ये याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। जब आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू वगैरह आएगा तो आप पकड़ लोगे कि हाउटमैन मतलब यही है। हाउटमैन इनका नाम है। ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं, ये पहले डच है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि डच क्या होता है, क्योंकि पुर्तगाली का मतलब, हाँ, पुर्तगाल नाम की कोई एक जगह है, वहां से है। तो डच भी क्या है? यूरोपियन ही है एक तरह के। और ये यूरोपियंस कहाँ के? नीदरलैंड के। आपने शायद नीदरलैंड का नाम सुना होगा, या आपने हॉलैंड का नाम सुना हो सकता है। एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे ये, फीफा वर्ल्ड कप में शायद जीते भी थे उस समय, मेरे ख्याल से मैंने देखा था वो फाइनल। तो वही है ये वाले, मेरे ख्याल से उरुग्वे भी नहीं कहते हैं शायद। तो नीदरलैंड है, हॉलैंड है, ये तो दो फाइनली इनको कहते हैं नाम। वहां से ये डचों का इनिशिएशन माना जाता है, वहां से ये आए माने जाते हैं। कहाँ से? नीदरलैंड से। एक बार नीदरलैंड कहाँ एग्जिस्ट करता है अगर आपको दिखाना है तो मैं ना आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीदरलैंड है कहाँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। देखिए, मैंने आपको बोला है कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो ये वर्ल्ड मैप को हमने प्रॉपरली पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने ये मैप्स को ढंग से समझ लिया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आधे से ज़्यादा काम पूरा फिनिश हो जाता है, बहुत मजा भी उसमें आता है। फिलहाल मैंने आपको कल के दिन बताया था कि ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये कल मैंने आपको बताया था। आज अगर आप देखोगे तो ये फ्रांस है, जहाँ से फ्रांसीसी आएंगे कुछ टाइम बाद। फिलहाल फ्रांस अपना मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा नीदरलैंड। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर ये कर्सर है, ये एम्स्टर्डम लिखा हुआ है यहाँ पर। एम्स्टर्डम क्या है? इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की, ये नीदरलैंड लिखा हुआ है। तो बेसिकली कोस्टल एरिया ही है, ये भी एक तरह के किनारे में बसा हुआ है समुद्र के, ठीक है। और ये वाला आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, बाद में डिस्कस कर लेंगे सब बातें। फिलहाल नीदरलैंड की पोजीशन आपको पता चल गई है, डचेस यहीं से आए थे। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा, ठीक है। तो हाउटमैन कहाँ से आए हैं हमने पता कर लिया कि ये नीदरलैंड से आए हैं। नीदरलैंड का दूसरा नाम हमने देख लिया कि हॉलैंड इसी का नाम है, तो ये एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि डच क्या करने आए थे यहाँ पर इंडिया में। देखिए, इंडिया में ना उस समय व्यापार वगैरह या फिर चीज़ें, इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, जैसे मसाले के लिए भारत फेमस था, और मुख्य रूप से कहें तो दक्षिण पूर्व एशिया। अब आपको समझ में आएगा कि यार दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, क्योंकि मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, और कल मुझे लगा था कि यार मैप लेके आना चाहिए था, इसलिए आज मैं लेके आया हूँ। आप देखिए इधर पे, ये एशिया में आप समझते हैं कि ये वाला पोर्शन अपना जो है ये इंडिया का है। ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, इंडिया को हम जानते हैं। ये जो इस तरफ का आपको इलाका दिख रहा है ना, नीचे ये चाइना है, ये पूरा का पूरा येलो कलर का। इसके नीचे जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट साउथ, ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया आपका, या वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसी कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ये किसके लिए डच यहाँ पर आए थे, मैं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा, और बहुत ईजी वे में नोट्स हमने बना रखे हैं, तो चिंता मत करो, सिर्फ कहानी सुनते हुए रहो। मैं डॉट्स बना रहा हूँ, इनको एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो, ये दक्षिण पूर्व एशिया, कभी भी मैं कहूंगा ना दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब कि ये इंडिया के जो राइट हैंड साइड वाला इलाका है बेसिकली, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये वाला मलेशिया। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, ये मलेशिया है, ठीक है।
ये मलेशिया। मलेशिया का बिल्कुल जो एंड है ना यहाँ पर, ये जहाँ पर कर्सर अभी, ये सिंगापुर है और सिंगापुर को लिख रखा। ये जो लंबा सा आपको ये पिंक कलर का ये दिखाई दे रहा होगा जिसमें मेरा कर्सर जा रहा है, ये है आपका सुमात्रा, इसे कहते हैं सुमात्रा। ये आज की डेट में सुमात्रा ही नाम से जाना जाता है। और ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा होगा ये है जावा। ये बेसिकली दो अलग अलग आइलैंड्स हैं, ये जावा द्वीप है और इसे कहते हैं सुमात्रा द्वीप। ये दोनों के दोनों कंबाइनली मिलाकर इंडोनेशिया के अंदर आते हैं। इंडोनेशिया असल में बहुत सारे द्वीप जो होते हैं यानी आइलैंड्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। उन्हीं आइलैंड में से 2 आइलैंड ये हैं, एक ये वाला, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका सुमात्रा, ये वाला है आपका जावा। तो ये जावा और सुमात्रा मसाले के लिए बहुत फेमस थे। मसाला द्वीप कहा जाता था इन्हें, लगा लीजिए आप, यानी स्पाइस आइलैंड इन्हें कहा जाता था। तो इसके लिए वो जो वहाँ से नीदरलैंड से जो आ रहे हैं यहाँ पे डच, वो इसके लालच में यहाँ पर आए क्योंकि उनको था यार मसाले बड़े अच्छे मिलते हैं और इनके वहाँ पर इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती थी इनकी कंट्री में। तो उन्होंने कोशिश करी कि यार अगर हम इस वाले इलाके को, यानी कि ये सुमात्रा जो है ये वाला और ये जो आपका जावा दिख रहा है, अगर इन दोनों को हमने कब्जे में अपने कर लिया तो हमारा मसाले वाला जो मार्केट है वो हमारे उसमें आ जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी और फिर हम मसाले को अपने हिसाब से बेचेंगे और फिर हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ये इनका मुख्य लक्ष्य था। तो रास्ता कहाँ से होके जाता है? इंडिया से ही होकर जाता है, लेकिन इनकी निगाहें कहाँ थी? इस तरफ थी इनकी मेन निगाहें डचेस की, ठीक है। इंडिया इनका मेन टारगेट नहीं था। मेन इनका उद्देश्य था कि मसाला बाजार अपना बनाना। उसमें फिर क्या हुआ कि ये आए किस समय थे? हाउटमैन आए किस समय थे? ये आए थे आपके 1596 में, 1596 ईस्वी में आए थे। ध्यान रखना गलती होती है कई बार। वास्को डिगामा की बात करूं तो मैं वो 1498 में आए थे। अब आप देखो 1498 और 1596 लगभग 100 साल का फर्क है। तो लगभग 100 साल बाद डच आए पुर्तगालियों के, कितने टाइम बाद आए, यानी पुर्तगालियों ने लगभग 100 साल तक तो अपने कब्जे में रखा पूरा मार्केट। ये आप समझ सकते हो। तो ये ध्यान रखना कई बार 1596 या 1496 ऐसे करके आपसे एग्जामिनर गलती करवाने की कोशिश करते हैं। लिख देंगे पुर्तगाली कब आए, आपको ऑप्शन देंगे 1598, आप क्लिक करके आ जाते हो। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी सी बातों का, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत आए थे पहली बार, यानी कि इनकी तरफ से कोई डच अगर इंडिया में आया तो उसका नाम हाउटमैन था और वो 1596 ईस्वी में आए थे। मसालों के लिए आए थे मेन काम, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी एक कंपनी बनाई प्रॉपर। बहुत सारी कंपनी थी, उनको यूनाइट किया, उन कंपनी को आपस में मिलाया और एक बड़ी कंपनी अपनी बनाई डचेस ने। और इस कंपनी का नाम इन्होंने रखा था, इसका नाम था वेरिंग दे ओस्टिंडिस कंपनी, वीओसी कहते थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। वीओसी कंपनी थी, क्या नाम था इसका? वेरिंग दे ओस्टिंडिस कंपनी। कभी कभी लोग शॉर्ट में से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसे शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन ये नाम बड़ा फेमस है इसलिए ध्यान रखना। वीओसी यानी वेरिंग दे ओस्टिंडिस कंपनी जो थी वो किसकी थी? वो डचेस की थी। इन्होंने कब बनाई थी? 1602 ईस्वी में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अपनी खोलते हैं, क्योंकि कंपनी तो बन गई अब, लेकिन अब कुछ सामान बनाने के लिए कारखाना वगैरह फैक्ट्री तो चाहिए। वो कहाँ बनेगी? तो एक फैक्ट्री बनाई इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कि डचेस की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूलीपट्टनम में, यानी मसूलीपट्टनम जो है आपका, कल मैंने आपको मैप में दिखाया था, आज दिखा दूंगा दोबारा से। मसूलीपट्टनम, वहां पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। आप समझ सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इस तरफ आता है। तो ये मसूलीपट्टनम जो था यहाँ पे इन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने 2-3 फैक्ट्रीज, वैसे तो और भी इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, फैक्ट्रीज और बनाई थी, लेकिन 1610 ईस्वी में और 1616 ईस्वी की फैक्ट्री बहुत फेमस है। जैसे एक फैक्ट्री इन्होंने 1610 में बनाई थी और एक फैक्ट्री इन्होंने 1616 में बनाई थी। ये जो इन्होंने बनाई ये पुलिकट में बनाई। पुलिकट, कल याद आ रहा होगा आपको कि पुलिकट हमने कल भी पढ़ा था। ये पुलिकट किस तरफ है? हमारे जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, उस तरफ है। तो ये पुलिकट में, और 1616 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। याद कैसे रखना है मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि आप देखें 16 किससे लिखते हैं? 100 से ना, तो 100 से ही सूरत भी लिखते हैं, तो आपको याद आ जाएगा 16 सूरत, यानी कि 1616 में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। 1610 में थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी कहाँ पर? पुलिकट में। तो कुल मिलाकर आप देखोगे पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में बनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन, और फिर एक फैक्ट्री इनकी पुलिकट में बनी है और एक फैक्ट्री इनकी अपनी सूरत में बनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिख दिया आपके सामने। तो ये कुल मिलाकर इनका कालक्रम कुछ इस तरह का है, जो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो मैंने लिख दिया आपके सामने। 1596 में सबसे पहले ये आते हैं, 1602 में अपनी कंपनी बनाते हैं, 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, उसके बाद 1610 ईस्वी में एक पुलिकट में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, 1616 में सूरत में बनाते हैं। फिर अगर मैं आपको एक बार बताऊं, 1627 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ये मैं आपको कोई भी चीज ऐसी ही नहीं बता रहा फालतू में, ध्यान रखना, ये सब एग्जामिनेशन में आई हुई चीजें और आ सकने वाली चीजें हैं, वो बता रहा हूं आपको।
1627 में पहली बार इन लोगों ने पिपली नाम की एक जगह थी, पीपल होता है ना जैसे, वैसी पिपली जगह जो पड़ती है वो बंगाल में पड़ती है, आज का जो बंगाल है वहां पर पड़ती है, जहां पर इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। क्वेश्चन क्या आता है कि पूर्वी भारत में, क्योंकि भारत का पूर्वी हिस्सा है बंगाल, आप जानते हैं ना थोड़ा बहुत शायद, भारत का अभी मैप में भी दिखा दूंगा, भारत का पूर्वी हिस्सा बंगाल है, तो भारत के पूर्वी हिस्से जो कि बंगाल है वहां पर पहली फैक्ट्री कब बनी और कहां बनाई डचेस ने, तो पिपली में बनाई थी और 1627 में बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में याद रख रहे हो ना तो आपको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसके बाद आगे चलकर एक खास काम इन लोगों के साथ क्या होता है कि 1627 ईस्वी से ठीक ठाक चलती रहती है इनकी गाड़ी, लगभग 100 साल तक ही अच्छे से काम चलता है इनका, लेकिन आगे जाकर 1741 ईस्वी इनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम पीरियड था। 1741 ईस्वी, आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया? 1741 ईस्वी में कोलांचल की एक लड़ाई होती है। कोलांचल जगह जो पड़ती है वो त्रावणकोर केरल की तरफ पड़ती है, आप मोटा मोटा समझो तो ऐसे, लेकिन कोलांचल के नाम से ऐसे ज्यादा फेमस है ये, इसलिए कोलांचल का एक युद्ध होता है एक राजा के साथ, राजा का नाम है मार्तंड वर्मा। आप मेरी कहानी को सिर्फ सुनते रहो बस। मार्तंड वर्मा नाम के एक राजा हैं, कुल मिलाकर कोलांचल की लड़ाई हो रही है। कल को क्वेश्चन आ जाएगा कोलांचल की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों के, इसके, किसी के भी आ सकता है लिखा हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना डचेस ने लड़े थे, डच लड़े थे किसके साथ? कोलांचल की लड़ाई में वो लड़े थे मार्तंड वर्मा के साथ जो वहां के राजा थे, और हार गए थे। हारे कौन थे, किसकी बात मैं कर रहा हूं हारे थे? ये डच हारे थे। अभी मैंने लिखी हुई है सारी चीजें, आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचना कि आप नोट मत करो, भी इसे चिंता मत करो, नोट मत करना। इसके बाद 1741 के बाद फाइनली 1761 ईस्वी में इनका गेम बच जाएगा। इनका गेम बजाने के लिए कौन आएंगे? अंग्रेज, और अंग्रेज इनके साथ एक बेदरा की लड़ाई लड़ेंगे, और बेदरा का युद्ध ये लोग बेचारे फिर से हार जाएंगे, और न केवल हारेंगे बल्कि इनका पूरा हिसाब किताब बोरिया बिस्तरा पैक करके भारत से निकल लेंगे। बस इनका टाइम पीरियड इतना ही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम मोटा मोटा मैं कहूँ तो 1602 ईस्वी में ये आए। इसलिए कह रहा हूँ आए क्योंकि कंपनी 1602 ईस्वी में बनी ना, भले ही एक इंसान आ गया था पहले, लेकिन 1602 ईस्वी ऑफिशियली हम मानेंगे कि डच आए थे। तो 1761 ईस्वी तक इन्होंने राजकाज किया अपना, लगभग 100-150 सालों तक, ये इनका हिसाब किताब है। अब इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाता हूँ, मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दी बातें इतनी ही है। अब थोड़ा सा इनको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वो बताऊँगा। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बोल रहा हूँ, कल जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे ना कि अंग्रेज आएंगे, तो अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे, यानी अंग्रेज आए तो डचेस के बाद थे भारत में, लेकिन फैक्ट्री या कंपनी उन्होंने पहले बना दी थी अपनी। जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम बोलते हैं वो 1600 ईस्वी में बन गई थी, जबकि इनकी कब बनी है? 1602 में। तो मैं इन शॉर्ट में, आप इधर उधर मत देखो, सिर्फ मुझे देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि डचेस पहले आए थे, लेकिन पहली कंपनी अंग्रेजों ने बनाई उनसे पहले, यानी अंग्रेजों ने उनसे पहले कंपनी बना दी थी। यानी कि डच आए, कुछ टाइम उन्होंने आराम किया आने के बाद, लेकिन अंग्रेज आए और तुरंत कंपनी बना दी, बस ये बात है। अब देखिए आगे की कहानी कितनी इजी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इजी है, पूरी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं एकदम, सारी की सारी बातें। अब आप कुल मिलाकर बस एक रीडिंग मारनी है। डच मूल रूप से नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे, बहुत क्लियर है। नीदरलैंड का है वो कोस्टल टाइप का दिख रहा है, हमने देख लिया था, वो फ्रांस के ऊपर, जर्मनी उधर उधर साइड में दिख रहा था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मसाला बाजार पर नियंत्रण करना। हमें तो ये भी पता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के वो मसाला बाजार हैं कहाँ पे? जावा और सुमात्रा में, हाँ, और वो किसके पार्ट है? इंडोनेशिया के। हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच था 1596 ईस्वी, ये भी बहुत क्लियर है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वेरिंगदे ओस्टिंडिश कंपनी कहा जाता है, वो 1602 ईस्वी में बनी, ये भी मैंने आपको भी डिस्कस किया था। पहली डच फैक्ट्री कहां पर बनी? आप बिना देखे बोलो, कहां पे बनी? मसूलीपट्टनम में बनी थी पहली डच फैक्ट्री। दूसरी तो नहीं, इसको हम कहेंगे कि पुलिकट में और सूरत में, अलग अलग तरीके से याद करना। पुलिकट वाली 1610 है, अगले 5 साल बाद, और 1616 यानी सूरत। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं। पीपली, देखिए ये भी हमने पढ़ा था, ये भी आ गया कि बंगाल में जो फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने, यानी बंगाल, क्यों हम स्पेशली बंगाल को बोल रहे हैं, बाकी जगहों के नाम क्यों नहीं ले रहे? हर एक जगह के, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बंगाल को पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ पाया गया है ना। तो इसका भी ऐसा भी आ सकता है कि डचेस ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब बसाई? पूर्वी भारत में, तो 1627 ईस्वी में बसाई थी। पीपली बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहां पर बनाई थी। ठीक है, अगली बात है कपड़े। हाँ, ये बात एक छोटी सी रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कपड़े का निर्यात इन्होंने बंगाल और गुजरात से किया। देखिए आए ये मसाले के लिए थे, मसाले के लिए नजरें कहां पर थी इनकी? इंडोनेशिया की तरफ, जावा वगैरह। लेकिन जब ये इंडिया में आए ना, तो इंडिया ने, बताऊं क्या काम किया? इंडिया से कपड़े वगैरह का एक्सपोर्ट करना शुरू किया।
यानी इंडिया में कपड़ा अच्छा मिलता था, सस्ता मिलता था कंपैरेटिवली, और इनके देशों में इन्होंने यहाँ से बेचना स्टार्ट किया, यानी सस्ते रेट में खरीदकर अपने देश में महंगे रेट में बेच के प्रॉफिट लेते थे। तो भारत में अगर सही मायने में आपने सुना होगा कि भारत से कपड़ा बहुत बिकता था। कोई पूछेगा कि भारत में कपड़े को निर्यात करना, एक्सपोर्ट करने का मेन काम किसने शुरू किया, किसको श्रेय जाता है इस चीज का, क्रेडिट किसको देना चाहोगे? अंग्रेजों को मत दे देना, पुर्तगालियों को भी मत दे देना, डचेस, ध्यान रखना, डच जो होते हैं, डच जो थे, उन्होंने कपड़े के निर्यात में स्टार्टिंग भारत से, यानी कि भारत से कपड़ा जो विदेशों में जाने लगा, भारत का कपड़ा, भारत की तरह तरह का कपड़ा या तरह तरह का जो रेशम वगैरह होता है, वो इन्हीं के थ्रू गया। रेशम गया, अफीम गई, कपड़ा गया, इस तरह की चीजें इन्होंने यहां से भारत से एक्सपोर्ट करी थी बाहर को, तो पूरा श्रेय डच को जाता है। अगली बात, डच का प्रभाव क्या पड़ा? मसाला द्वीप पर अधिकार। अब जब आए थे जिस काम के लिए उसे इन्होंने करा, मसाला द्वीप पर अधिकार अपना जमाया, जावा और सुमात्रा पर, जो मैं डिस्कस कर रहा था। पुर्तगाल और अंग्रेजों से इनकी लड़ाइयां हुई थी। अब आप देखो कि डच जब यहां आए थे तो इनसे पहले ऑलरेडी पुर्तगाली तो यहां थे 100 साल पहले से। अब पुर्तगालियों के बिजनेस में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो आपस में लड़ाई होगी। दूसरा काम, अंग्रेजों के साथ भी इनकी लड़ाई हुई, क्योंकि अंग्रेज भी इन्हीं के साथ साथ लगभग 2-3 साल के उसमें आ गए थे, तो दोनों साथ साथ ही आए थे और दोनों आपस में लड़ने में बिजी थे। भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाया। मैंने भी डिस्कस किया कि कपड़े का मेन जो एक्सपोर्टर जो बनाया भारत को, ये इन्होंने ही बनाया, क्योंकि यही यहां से कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बेचते थे। कहां से? बंगाल और गुजरात की तरफ से। कार्टेल, देखिए कार्टेल एक तरह की ना चीज होती है, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे ना एक आप सब्जी मंडी में गए और आपने पूछा भाई टमाटर क्या हुआ है, उन्होंने आजकल बहुत महंगे हो रहे, 100 रुपए किलो बोला उन्होंने, तो आप दूसरे से पूछोगे वो भी 100 ही बोलेगा, तीसरे से पूछोगे वो भी 100 ही बोलेगा सब्जी मंडी में। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि ऐसा नहीं होता कि वहां पर एक 100 बोल रहा है, एक 80 बोल रहा है, एक 50 बोल रहा है। इससे क्या होता है कि उनका मार्केट खराब होता है, तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं यार कस्टमर ना हमारा फायदा उठा देते हैं ऐसे में, यानी हमारे आपस की जो वो होती है फूड डालो वाली, वो कर लेते हैं, वो फूड डालो राज करो वाली नीति अपना लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि रेट अपना इससे ज्यादा या इससे कम नहीं करेंगे, फिक्स रेट रख लेते हैं हम सबके सब मिलके। इससे क्या होगा कि किसी की भी दुकान से खरीदे तो सबकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा। तो ये कार्टेल होता है। कार्टेल मतलब एक तरह की सौदेबाजी होती है, किसके बीच में? जो बेचने वाले होते हैं, सामान या व्यापारी लोग होते हैं। तो कार्टेल यानी सहकारिता पर आधारित व्यवस्था इन्होंने चलाई, यानी जो डचेस थे सारे के सारे डचेस ने कार्टेल के आधार पर, यानी सब पार्टनरशिप में काम करते थे, एक दूसरे से लड़ते नहीं रहते थे सारे डचेस। अगली बात, डच कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी अभी तक के भारत के इतिहास में हुई है, या भारत या विश्व के इतिहास में कहें, जिसने अपने जो साझेदार थे या पार्टनर्स थे उनको मैक्सिमम डिविडेंड यानी लाभांश दिया 18%। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने मेरे से कहा 100 रुपये दे दो, हम आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा बीच में इस तरह के प्रोग्राम्स चलते थे जिसमें लोग अपना लेके आते थे कुछ आइडिया, बिजनेस आइडिया, फिर उसमें उन्हें इक्विटी दी जाती थी। तो वैसे ही मैंने आपको मान लिया 100 रुपये दे दिए, अब आप मुझे बोल रहे हो कि यार मेरा आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये मिलते रहेंगे। तो आपने मेरे लिए फिक्स कर दिया कि मैं आपको हर महीने 5% देता रहूंगा, यानी 5 रुपये देता रहूंगा। ऐसे करके इन्होंने तय किया कि अपने जो साझेदार थे, जो पार्टनर से इन्होंने पैसा लगाया था, उनको 18% देते थे। अभी तक का मैक्सिमम है ये, कोई इतना नहीं देता डिविडेंड किसी को, 1%, 2%, 5% मैक्सिमम मिलता है, लेकिन ये लोग 18% देते थे और शुरू से लेकर लास्ट तक टिके रहे। इतने में 200 साल तक लगभग रहे थे भारत में। ठीक है, देखिए इनके रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द डचेस हम देख रहे हैं। तो मार्तंड वर्मा मैंने आपसे डिस्कस किया था, कोलांचल की तरफ के थे, त्रावणकोर में पड़ती है जगह केरल की तरफ, तो वहां इन्होंने लड़ाई लड़ी, 1741 में इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया गया। उसके बाद इनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि इन्होंने शक्तियों को विभाजित नहीं किया था नीचे नीचे तक। मतलब जैसे आप ये समझो कि एक राजा है, अब वो 100 किलोमीटर हो या फिर 1000 किलोमीटर तक के इलाके को वही कवर करता है, उसी की बात चलेगी वहां पर। जैसे हमारे उसमें आजकल क्या होता है कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। अगर प्रधानमंत्री बोले कि सभी राज्यों को मैं ही देखूंगा तो फिर इससे क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी। तो क्या किया गया कि सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, यानी शक्तियों को नीचे नीचे तक बांटना चाहिए ताकि अच्छे से चीजें मैनेज हो सके। तो इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने क्या रखा, एक ही बंदे पे पूरी की पूरी पावर रखी और इससे फिर नीचे होना ही था ऐसा। तो ये कारण था इनकी अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। दूसरा, इनके पास नौसेना यानी कि जो समुद्र में जो जहाज वगैरह या अपनी सेना, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी नेवी वगैरह पे, इसलिए हारे। दूसरा, मसाला द्वीप पर इन्होंने अत्यधिक ध्यान दिया। इनको क्या हुआ कि प्रॉफिट कमाने की ज्यादा से ज्यादा पड़ी रही, मसाला द्वीप पर ध्यान दिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपनी सैन्य क्षमता को भी बढ़ाएं जैसे कि अंग्रेज बढ़ाते जा रहे थे। और अंत में क्या हुआ कि मसाला द्वीपों के चक्कर में सिर्फ एक व्यापारी बन के रह गए और अंग्रेजों ने इन्हें मार के भगा दिया। एक फाइनल युद्ध जो मैंने आपको बोला था, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। बेदरा ये आप लगा सकते हैं लगभग बंगाल के पास की जगह पड़ती है। ये बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने डच को फाइनली हराया और पूरी तरीके से भारत से समूल तरीके से हटा दिया।
बेदरा की युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी बात सुनो, अभी आगे जब हम कुछ टाइम बाद आगे पढ़ेंगे प्लासी वॉर टाइप की चीजें, जब हम असलियत में उस जगह पे आएंगे जहां से अंग्रेजों ने भारत पे स्टार्ट किया था अपना राजकाज, तो उस समय ना हम पढ़ेंगे एक बंदा होगा, उसका नाम होगा मीर जाफर। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूं हल्के में। ये मीर जाफर जो है ना, ये मीर जाफर ये क्या करेगा, डचेस के साथ मिलता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है। ये दो जने अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों की तरफ से एक है इनका एक इंसान, उसका नाम है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं। जरूरी नहीं है याद रखो, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये अंग्रेज इनको हरा देते हैं, डचेस को हरा देते हैं, और यही लड़ाई है जिसको हम बेदरा का युद्ध कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। बंगाल जो जगह है ना, यहां का नवाब है ये मीर जाफर, बंगाल का नवाब है ये डच के साथ था। बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, आगे पढ़ेंगे। ये डचेस के साथ हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने हरा दिया, और हरा दिया तो डचेस तो हारे, मीर जाफर का क्या हुआ वो हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। अब फाइनली जितना कुछ हमने पढ़ा हम इधर देख लेते हैं आराम से। अब देख लो इधर पे जो कुछ आपने पढ़ा। देखिए मैंने बताया आपको कि पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इन्होंने अपनी राजधानी कब तक बनाई थी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी पुलिकट में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो बनाई थी कब बनाई थी, 1610 में। ऐसे ही करके आप काम की चीजें कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1610 में इन्होंने अपनी ये डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, इसी को क्या कहते हैं, वीओसी, वेरिंग ओस्टिंडिश कंपनी, इसी को कहते हैं। 1605 में मैंने आपको बताया पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई या मछलीपट्टनम में बनाई। उसके बाद 1759, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, बैटल ऑफ बेदरा, जो आपका ये अभी लड़ाई हुई थी, बेदरा का युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, वेस्ट बंगाल की तरफ हुआ था, बंगाल की तरफ। मीर जाफर लड़े थे और जो डचेस थे वो लड़े थे, और इंग्लिश के साथ यानी अंग्रेजों के साथ लड़े थे, और फाइनली डच हार चुके थे इसमें, और यहीं से डचों का खात्मा हो चुका था। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि डच का किस युद्ध के बाद डच भारत से चले गए थे, वॉन डिवॉश की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, या फिर आपको बोलेगा कि बेदरा का युद्ध या कोलांचल का युद्ध, बेदरा का युद्ध, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में याद रखोगे ना तो हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली। अब क्या होता है, छोटे मोटे फैक्ट्स जो होते हैं वो तो देखो, कभी भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया हिस्ट्री में, कोई भी पॉइंट निकल के आ जाएगा। कल को वो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे कि यार वो जो हाउटमैन आया था वो किस दिन आया था, कल को पूछ ले। मान लिया हम याद कर लेते हैं कि चलो 17 मई को आया था बाई चांस, वो पूछ देंगे किस दिन आया था, सोमवार को आया था, मंगलवार को आया था। ऐसे आप कभी नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन एक बेसिक चीजें जो प्रॉपर रहती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल आगे के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करती हैं, वो चीजें एटलीस्ट हमें आनी चाहिए। इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉपर 50-50, 100-100 एमसीक्यू ले लेंगे, तो उसमें छोटी मोटी जो रही सही बातें होती है वो भी निकल जाती हैं। ठीक है, ये है एमसीक्यूज आपके, इनके आपको जवाब देने नीचे कमेंट सेक्शन में। लास्ट टाइम भी दिए थे स्टूडेंट ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके, उसके आगे ABCD इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी, बताना है आपको कहां हुई थी। इनमें से ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सन भी बताना है आपको। मतलब जितना अच्छे तरीके से आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो, मैं देखना चाहूंगा कि कौन कैसे कर सकता है। ना केवल सही आंसर पे, बल्कि जो गलत आंसर है उन पे भी आपको गौर करना है कि इनकी क्या खास बात है, इन आंसर को क्यों रखा गया वहां पे, इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, पहला डच यात्री जो भारत आया था ये रख रखा है। अब जो बाकी के लोग हैं इनके बारे में भी आपको सोचना है कि ये क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पे। डच कंपनी ने अपने साझेदारों को कितना लाभ बांटा, ये सोचना है, और कुछ आगे पीछे की 2-4 बातें जो हैं वो अपने हिसाब से सोच लेनी है, रिवीजन हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नहीं है लिखा हुआ, और आराम से आप 2 ऑप्शंस पढ़ो, सही जवाब दे देना। एक क्वेश्चन आपका ये है, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, और इसका प्रॉपरली आपको जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बस इतना ही है। ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। इसकी PDF जो है प्रॉपर इस चीज़ की, जो आपको एग्जैक्टली चीज़ जो दिखी है, ताकि आपको नोट भी ना करना पड़े, आप जो भी कर सकते हो बाद में आराम से फ्रीली नोट कर लेना। मेरा कहना है कि जब लेक्चर देखते हो ना तो पेन पकड़ा करो भले, लेकिन नोट करने पे ज़्यादा फोकस मत किया करो, एज अ स्टोरी सुना करो पूरी हिस्ट्री को, क्योंकि ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो लिखा हुआ। मेन बातें जितनी मैंने कहानी कही वो सब इसमें लिखी हुई है, जो आपको दिख रही है। ये वो जो मैं इधर उधर की बातें कुछ बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। मेन बात यही है, और ये एकदम क्रिस्प वे में लिखा हुआ है। इसी चीज़ को आप पढ़ने जाओगे 10-10 पेज आपके खत्म हो जाएंगे बुक के। ठीक है, तो होपफुली आपको जो मैंने बातें बताई ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और अब आपको ये लेक्चर्स अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर सही लगा तो आप जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
इस प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसमें मैं आगे पे मैथमेटिक्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीसेट की उसमें ज़रूरी चाहिए होती है, और सीसेट का आप देख रहे होंगे लेवल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसलिए आपको एक प्रॉपर अच्छे से मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और एसएससी मैथमेटिक्स जो होती है वो हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जैसे जैसे समय मिलता रहता है वैसे वैसे चीज़ों को फिनिश करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य मेरा ये है फिलहाल कि एक क्वालिटी कंटेंट जिसमें कि कुछ ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो कहीं कुछ कमी तो नहीं होगी, ऐसा वाला ना रहे। मैं चाहता हूँ कि आपको इतना बेस्ट कंटेंट मिले जो कोई पेड कोर्सेज में भी ना मिल पाए। ठीक है, अभी के स्टूडेंट्स इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।